और ये बात याद रख लीजिए आप, बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो संविधान को खतरा है। चुट्टा जानवर पूरी खेतों को खाकर बर्बाद कर रहा है। कहां गया इनकी गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। ये बीजेपी कह रही है 400 पार। आसाम का मुख्यमंत्री बीजेपी का कहता है कि 400 पार दो, हम और इबादत गाहें छीन लेंगे। बताओ मोदी जी, ये आपका एजेंडा है? 400 पार की बात बीजेपी करती है, मगर क्या पेट्रोल 100 पार नहीं हुआ? पेट्रोल 100 पार हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री को उसकी फिक्र नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को उसकी कोई फिक्र नहीं है। और ये बात याद रख लीजिए आप, बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो संविधान को खतरा है। और क्या है, कैसे बताता हूं मैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, क्या उन्होंने अपने कई भाषणों में नहीं कहा कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है? जब बेसिक स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो चैप्टर 3 कहां रहेगा? फंडामेंटल राइट्स कहां पर रहेंगे? आर्टिकल 15 और 16 कहां पर रहेगा? भारत के आईन की दफा 29 और 30 कहां पर रहेगी? 14 कहां पर रहेगा? आज बीजेपी पर प्रधानमंत्री बोलते नहीं नहीं, यकीनन 400 पार का मतलब यह होगा। मोदी जी क्या कहते हैं कि किसी और का आरक्षण लेकर मुसलमानों को दिया जाएगा। मोदी जी, आपने जो दलित समाज को, पिछड़ा समाज को धोखा दिया, किसी ने नहीं दिया होगा। जिस देश की आबादी 80% है, 80% आबादी को मोदी जी ने कह दिया कि तुम्हारे लिए 28% रिजर्वेशन है। जिस देश की आबादी में उन लोगों का हिस्सा 20% है, मोदी ने कहा कि मैं तुमको 10% आरक्षण दूंगा। मोदी जी, उस 10% में दलित नहीं जा सकता, आदिवासी नहीं जा सकता। तो बताओ आपने किसके लिए किया ये? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझना है। हम देश के प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से ये सवाल करना चाहते हैं कि आप हमको बता दीजिए कि क्या आप आरक्षण रखेंगे या हटाएंगे? देश जानना चाहता है मोदी जी, क्या आप फंडामेंटल राइट को रखेंगे या निकाल देंगे? क्या आप आर्टिकल 29 और 30 को रखेंगे या हटाएंगे? क्या आप पार्लिमानी सिस्टम को खत्म करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम को लेकर आएंगे? बताइए, क्या आप प्रदेशों के उनके अख्तियारात, उनके पावर्स को लेकर क्या अपने आप को नहीं देंगे? आप बताइए। ये हमारे सवालात हैं बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, और उनको जवाब देना पड़ेगा। खुलकर कह रहे हैं सब लोग। राजस्थान के बीजेपी की डिप्टी चीफ मिनिस्टर महिला कह रही है, मोहतरमा, कि 400 दिए तो हम आरक्षण को हटा देंगे, संविधान को बदल देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राजस्थान की डिप्टी सीएम कह रही है, कई इनके लीडर कह रहे हैं। तो याद रखिए, ये भारत की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन है। वोट एक अमानत है, इसका सही इस्तेमाल करिए। 10 साल से नरेंद्र मोदी ने सिर्फ वादे किए, लंबी लंबी छोड़ी, मगर कुछ काम नहीं किया। और एक मर्तबा नरेंद्र मोदी सऊदी अरब भी गए थे। सऊदी अरब गए तो वहां पर उनको एक तोप नजर आई, तोप। तो मोदी जी ने तोप को बड़े गौर से देखा, उसके तरफ फिरा। वहां पर एक सऊदी का शेख था। नरेंद्र मोदी ने उससे पूछा, या हबीबी, ये कितना दूर फेंकती? तो शेख ने कहा, वल्लाही तुमसे कम फेंकती। मोदी जी, दिल पर मत लीजिए,
लाइटर वेन में लीजिए, दिल पे मत लीजिए, किसी और चीज पर ले लीजिए, गुर्दे पर ले लीजिए। तो मिले 15 लाख, मैं सेवक हूं, मैं फकीर हूं, मेरा क्या है, मैं झोला लेके चले जाऊंगा। मोदी जी, ये कब तक डायलॉग बाजी चलते रहेगी? भारत की राजनीति में आपने अल्पसंख्यक समाज को क्या दिया, हमको बताओ। बीजेपी बोलती है पिछड़ा पिछड़ा, यहां की फैक्ट्री को क्यों नहीं खुलाया मोदी जी आपने बुनकर समाज के हमारे अंसारी भाइयों की? मोदी जी बनारस के एमपी हैं, पूरे अंसारी देख लो आप, बुनकरों के बच्चे मुंबई को चले गए। बिजली का बिल बाप के नाम से बेटे के नाम पर तब्दील नहीं होता। मोदी जी दुनिया में जाते हैं तो बनारस की सिल्क का बना हुआ कपड़ा देते हैं, मगर ये नहीं बोलते कि इसका सेठ को अंसारी नहीं बन सकता। मोदी जी ये नहीं बताते आपको कि अल्पसंख्यक समाज का स्कॉलरशिप का पैसा इन्होंने कम करके रख दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। याद रखो मेरी इस बात को, ये सन्नाटा है तुम्हारे नाम का, कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं है। सब सन्नाटा है, जब तुम्हारा नाम आता है तो कोई नाम भी लेना नहीं चाहता। अब देख लो तुम कि कोई बाजू खड़ा करके फोटो लेने को भी तैयार नहीं है, मगर हम क्या है, हम मरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। अरे मेरे भाई रुको, ठहरो, समझो। तुम कब तक उन पर अपनी जिंदगियों को कुर्बान करते रहोगे जिन्होंने तुम्हारे पीठ पर एक बार नहीं कई बार खंजर घोंपा? तुम कब तक उन लोगों के लिए अपनी जवानी को कुर्बान करोगे? नौजवानों जो खुद जवान हो रहे हैं और तुम ज़ईफी की तरफ दौड़ रहे हो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि लिफाफे के निशान पर 25 तारीख को वोट दीजिए। मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और मैं तमाम बीजेपी, आरएसएस, समाजवादी और ये नाम निहाद चुन्नू मुन्नू जो सेकुलरिज्म के हैं, मैं इनको बताना चाह रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश को छोड़कर नहीं जाऊंगा कभी, इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी बहन के साथ आज खड़े हैं, कल जिला परिषद का चुनाव आएगा, हम साथ खड़े रहेंगे। विधानसभा का चुनाव आएगा, हम साथ खड़े रहेंगे। लोग बार बार मुझसे कहते हैं कि 2017 में ओवैसी तुम नहीं जीते, 22 में तुम नहीं जीते। मेरे भाई, मैं जरूर जीतना चाहता हूं, मगर मैं उस दिन हारना नहीं चाहता जब सबका हिसाब किताब होगा। मैं उस दिन की कामयाबी के लिए भी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो एक नेमत अल्लाह ने मुझे दी है, करोड़ों लोगों में अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं फूलपुर में आकर तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर तुम्हारे दिलों में जो जज्बात छुपे हैं उसको बयान कर सकूं। करोड़ों लोगों में अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर मैं मोदी अमित शाह के सामने इंसाफ की बात कर सकूं। मुझे उस दिन का डर भी है। मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी, मगर याद रखो, ये मैं अपनी कामयाबी के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी जात की कामयाबी के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपकी कामयाबी हो, ताकि आपको इज्जत की जिंदगी आप गुजार सके, ताकि आप आराम से नींद की रात में नींद हासिल कर सके। कोई बुलडोजर के डर से आपकी नींद में खलल ना पड़ जाए। मेरे भाई, वो कब होगा? जब आप नेता बनेंगे, जब आप कायद बनेंगे, जब आप लीडर बनेंगे, जब आप एमपी बनेंगे, जब आप विधायक बनेंगे। और वो उस वक्त होगा जब आप पिछड़ा समाज के साथ, दलित समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे। ये आपने समाजवादी को दिया, ये सिर्फ अपनी परिवार की बात करने वाले, ये अपनी परिवार की बात करने वाले हैं। कांग्रेस की बात मत करो, मेरी जबान मत खुलाओ।
महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं है। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.